आज की कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित। शादी के पश्चात बेटी की विदाई परिवार में किस कदर एकाकीपन, सूनापन व उदासी ला देती है, इसे सुधीर बाबू शिद्दत से महसूस कर रहे थे। उनकी एकमात्र संतान सुहानी को विदा किए हुए 7 दिन ही हुए हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है पता नहीं कितना लंबा अरसा हो गया सुहानी से मिले हुए। 2-3 दिन तो घर में मेहमान थे, इसलिए अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब जब सब जा चुके हैं तो सुधीर नितांत अकेले रह गए हैं। पिछले वर्ष ही दिल का दौरा पड़ने पर उनकी पत्नी मौत के मुंह में समा गई थी। अचानक हुए हादसे से पिता पुत्री को सहज होने में काफ़ी वक्त लगा था। जब सुहानी की शादी तय हुई तो उसने कहा, पापा इतनी जल्दी क्या है? मेरे जाने के बाद आप एकदम अकेले पड़ जाएंगे। सुधीर बोले, जीवन इसी का नाम है। यहाँ सुख दुख का मेला लगा ही रहता है। कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। दोपहर का खाना खाकर सुधीर अपनी पसंद की किताब पढ़ने लगे। पढ़ने का शौक उन्हें शुरू से ही रहा। कई बार पत्नी कहती भी थी, ये तुम्हारी किताबें तो मेरी सौतन की तरह है। उनमें डूब जाते हो तो मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वे मुस्कुरा देते, फिर किताब बंद कर एक ओर रखते हुए कहते, लो छोड़ दिया तुम्हारी सौतन को, अब तो खुश हो। फिर स्वयं ही कह उठते, जब रिटायरमेंट के बाद कुछ काम नहीं होगा, वक्त नहीं कटेगा, तब यही पढ़ने का शौक बहुत काम आएगा, समझी। पत्नी भी मुस्कुरा देती। अभी मुश्किल से 2 पृष्ठ ही पढ़ पाए थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पोस्टमैन रजिस्ट्री लाया था। हस्ताक्षर करके चिट्ठी ली। भेजने वाले की नाम की जगह सपना पढ़ा तो चौंक गए। क्या सचमुच यह वही सपना है? लेकिन 25 वर्षों के बाद इसे अचानक कैसे और क्यों याद आई? 25 साल पहले उसने स्वयं ही सारे बंधन तोड़ लिए थे। फिर आज अचानक चिट्ठी भेजने का क्या कारण हो सकता है? वे वापस अपने कमरे में आए, कुर्सी पर बैठे और कौतूहल से चिट्ठी खोलने लगे। काफ़ी लंबी चिट्ठी लिखी हुई थी। सुधीर ने चश्मा लगाया और पढ़ने लगे। प्रिय सुधीर, समझ नहीं आ रहा शुरुआत किस तरह करूं। हालांकि पीएचडी करके डॉक्टर की उपाधि पा चुकी हूं, लेकिन कई बार ऐसे पदवीधारी भी अपनी छोटी सी बात को प्रभावी ढंग से पेश नहीं कर पाते। खैर, जीवन की संध्या वेला में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि पाने से अधिक खोया ही है। इस खोने के पीछे शायद मेरा अहम जिद्दीपन, अहंकार ही है। यह सब समझ आ रहा है जब तुम बार बार इस ओर इंगित करके मुझे संभलने के लिए कहते थे, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। एकदम बिदक उठती थी मैं। गुस्सा नाक पर धरा होता था। तुम्हारे कुछ कहने समझाने में मुझे अपना अपमान महसूस होता था, क्योंकि मैं स्वयं को तुम्हारे खानदान से बहुत बल्कि श्रेष्ठतम मानती थी। जब हमारी शादी हुई उस वक्त मैं एमएड कर रही थी। तुम पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी कर रहे थे। तुमसे बड़ी दोनों बहनें अधिक पढ़ी लिखी नहीं थीं और छोटी भी अभी 10वीं में थी। घर में बल्कि खानदान में तुम एकमात्र डिग्रीधारी व्यक्ति थे और परिवार में अकेले पुत्र। इस कारण तुम्हें बहुत महत्व दिया जाता था। शुरू में मुझे भी अच्छा लगता था, पर जब पूरा परिवार तुम्हें हाथों हाथ लेता था, तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महसूस होने लगा कि इतनी पढ़ी लिखी, सुंदर व स्मार्ट होने के बावजूद मुझे वह इज्जत और मान नहीं मिल रहा है जिसकी मुझे अपेक्षा थी। मैं मन ही मन इस बात को लेकर कूटने लगी। फिर बहुत सोच विचार के बाद मैंने निर्णय लिया कि अपनी शिक्षा, काबिलियत के बल पर अपनी अलग पहचान बनाऊंगी। जिद्दी तो मैं बचपन से ही थी। अकेली संतान होने के कारण
मेरी हर मांग, हर जिद पूरी कर दी जाती थी। मैंने निश्चय किया और कॉलेज में प्राध्यापिका के पद के लिए आवेदन कर दिया। मेरा चयन हो गया। जब घर में यह बात पता लगी तो सभी ने इसका विरोध किया। सबसे पहले तुमने ही पूछा था। मुझसे पूछे बगैर तुमने आवेदन कैसे कर दिया? इतना बड़ा निर्णय घर के परिवार के सदस्यों की अनुमति के बगैर लेकर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? मैं भी आवेश में आ गई थी। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए तो नहीं की कि घर बैठकर चूल्हा चौका करूं और बच्चे पैदा करके उन्हें पालती रहूं। आखिर मेरी भी कोई पहचान होनी चाहिए। बात आगे न बढ़ जाए इसलिए उस वक्त तुम चुप रह गए थे। फिर एकांत में मुझे समझाने लगे, सास ससुर चाहते हैं कि मैं इकलौती बहू होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाऊं, उनकी सेवा करूं, घर गृहस्थी की बागडोर संभालूं। अब जीवन की सांध्य बेला में वे भी कुछ आराम चाहते हैं। मैं ताव खा गई थी। अपना करियर चौपट करके घर गृहस्थी में पिसने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं तो नौकरी करूंगी ही। हाँ, जितना बन सकेगा उतना घर के कामों में सहयोग दे दूंगी। बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। तुमने फिर भी अपनी ओर से समझाने का प्रयास किया था। अभी कुछ समय रुक जाओ, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो अगले साल इस विषय पर सोचेंगे। शायद तब तक मम्मी डैडी भी इसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही। अगले महीने से ही मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। हमारी शादी हुए 6 महीने बीत चुके थे। अगले 6 महीने बीतने के बाद मैंने महसूस किया कि जिस शिक्षा, काबिलियत, नौकरी के दम पर मैं सबको प्रभावित करके मान सम्मान पाना चाहती थी, लोकप्रिय होना चाहती थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। विपरीत इसके सास ससुर के चेहरे पर कभी तृप्ति नहीं दिखी। 1-2 बार उन्होंने तो कह भी दिया, सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर ही रहती है, वापस लौटती है तो थकी हारी अपने कमरे में बंद हो जाती है। हमारे साथ न ढंग से बातचीत करती है, न घर के कामों की जिम्मेदारी उठाती है। बहू लाकर क्या सुख मिल रहा है हमें? तुम भी चुप लगा गए थे। लेकिन मुझे काफ़ी क्रोध आया था। मैं बोल पड़ी थी, आखिर मुझे भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार है। आप लोग बेकार ही छोटी छोटी बातों पर आपत्ति करते हैं। तुमने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को अपने कमरे में आते ही आवेश से भर उठे थे। सपना, मम्मी डैडी से इस तरह बोलने से पहले सोच तो लिया होता। शादी का दूसरा नाम ही समझौता है। हर वह लड़की जो माहौल के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती है, जीवन में स्वयं भी सुखी रहती है और परिवार को भी खुशियाँ देती है। आखिर तुम स्वयं को समझती क्या हो और चाहती क्या हो? मैं भी पलटकर बोल उठी थी, मुझे स्वयं को बदलने में कोई रुचि नहीं है। मैं जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ, ऐसी ही रहूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। तुमने क्रोध से कहा था, अपने मायके का रोब झाड़ना बंद करो। अब यही तुम्हारा घर है और सबसे मिलजुल कर रहना सीखो। लेकिन मैं तो अरियल हटी थी। तुम्हारी ओर उपेक्षा भरी दृष्टि डालकर मुंह फेर कर सो गई थी। ऐसी घटना हर महीने में 1-2 बार हो जाती थी। 1.5 वर्ष बीत चुका था। तुम्हारे माता पिता चाहते थे घर में एक बच्चा आ जाए तो माहौल खुशनुमा हो जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मुझे बच्चे से अधिक अपना कैरियर बनाने में रुचि थी। अपनी अलग पहचान, छवि बनाना चाहती थी मैं। इस बात पर भी तकरार, मनमुटाव होने लगे थे। मेरा दम घुटने लगा था। एक दिन किसी मुद्दे पर तुम्हारे साथ गर्मा गर्म बहस हो गई थी। कुछ दिन हमारी बातचीत बंद रही। उन्हीं परिस्थितियों के बीच मैंने अलग होने का फैसला ले लिया। दूसरे दिन अपना सामान इकट्ठा करके जब मैंने तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताया तो तुमने आखिरी कोशिश करते हुए कहा था, मैंने अच्छी तरह से सोच समझ कर ही फैसला लिया है। जब दिल ही नहीं मिल रहे तो रिश्तों को जबरन ढोने का नाटक क्यों करे? मैं जा रही हूँ। मैं तेज में बोली। तुम्हारे माता पिता को भी मैंने अनदेखा कर दिया और घर से बाहर निकल गई। मायके आने पर मम्मी डैडी ने शुरू में तो हाथों हाथ लिया,
लेकिन जब उन्हें वास्तविकता पता लगी तो वे भी जमाने की ऊंच नीच समझाते रहे, मुझे वापस लौटने के लिए मनाते रहे। मगर मैंने तो तुम्हारे साथ न रहने का निर्णय कर लिया था। मामूली सी औपचारिकताओं के बाद हमारा तलाक हो गया। अब मैं एकदम स्वतंत्र होकर कॉलेज में अध्यापन की नौकरी करने लगी थी। जिस प्रकार आज़ाद स्वच्छंद मन मर्जी से जीना चाहती थी, अब उसी प्रकार जी रही थी। मम्मी डैडी हाँ तो 2 मिनट रुक नहीं सकते थे। हाँ हाँ तो आधा घंटा के बाद इस तरह नॉक मत किया कीजिए। मम्मी डैडी ने पहले कभी मुझ पर प्रतिबंध लगाए थे, न वे अब लगा रहे थे। सहजता से जीवन की गाड़ी चल रही थी। 2 वर्ष बीत गए। इस बीच किसी संबंधी से पता लगा तुम्हारी दूसरी शादी हो गई है और एक बेटी भी पैदा हो गई है। क्षण भर के लिए मन में कुछ चुभन, कुछ खोने जैसा एहसास हुआ था, लेकिन मैंने फौरन उसे निकाल फेंका था। इधर मम्मी डैडी मेरी शादी के लिए चिंतित होने लगे थे। उन्होंने इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए, लेकिन मुझ पर लगे तलाकशुदा के लेवल के कारण कई अच्छे रिश्तों के मुझ तक पहुंचने के द्वार बंद हो गए थे। 5 वर्ष इसी तरह बीत गए। मम्मी डैडी मेरे कारण बेहद तनाव में रहने लगे थे। कॉलेज में जब मेरी कोई सहकर्मी अपने पति बच्चों के बारे में बात करती तो मेरे मन में कसक उठने लगता शायद मैंने तुमसे अलग होकर गलत कदम उठा लिया। फिर पता नहीं कैसे कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक कमलकांत से हुई मुलाकात धीरे धीरे आत्मीयता में बदलने लगी। साल भर हमने एक दूसरे को अच्छी तरह परखने के पश्चात शादी का निर्णय ले लिया। अब की बार मैंने मन बना लिया था कि थोड़े बहुत समझौते करने पड़े तो कर लूँगी। अपनी जिद व अहम के चलते एक बार तो बसा बसाया घर तोड़ दिया था। दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। शादी में 1 सप्ताह रह गया था। कमलकांत किसी सेमिनार के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। वापस लौटते वक्त उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। समाचार सुनकर मेरी हालत पागलों की तरह हो गई। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। इस सदमे से उबरने में लंबा वक्त लगा था। मैंने निर्णय कर लिया कि अब जिंदगी अकेली ही काटूंगी। पहले शादी करके मैंने स्वयं अपनी जिंदगी को उजड़ने के रास्ते पर डाला था। दूसरी बार नियति ने खुशियां देने से पहले ही छीन ली। मेरी स्थिति से मम्मी डैडी को बेहद मानसिक तनाव रहने लगा था। 5 वर्ष के भीतर ही पहले डैडी फिर मम्मी दोनों का निधन हो गया। अब मैं नितांत अकेली रह गई थी और भीतर से टूट चुकी थी। अपने व्यवहार पर अब पछतावा होता था, लेकिन उससे क्या होना था। कहते हैं ना, समय ही जख्मों को भरने की दवा है। धीरे धीरे मैंने भी जीवन के साथ समझौता कर लिया। फिर समय काटने व्यस्त रहने के लिए 2-3 सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गई। साथ ही पीएचडी की तैयारी भी शुरू कर दी। जीवन फिर से सहज होने लगा था। 10 वर्ष बीतने के बाद कॉलेज में मुझे प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति मिल गई। इस बीच 2-4 बार लोगों से तुम्हारे बारे में खबरें मिलती रही कि तुम्हारी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा, कुछ दिन अस्पताल में रही थी। तुम्हारी बेटी भी काफ़ी बड़ी हो गई है।
कॉलेज में पढ़ती है आदि। मन के कोने से आवाज़ आई थी कि एक बार अस्पताल जाकर तुम्हारी पत्नी की तबीयत पूछाऊं, मगर तुरंत ही दिमाग ने चिताया, इतने वर्षों तक कोई संबंध न होने पर और पहले के किए दुर्व्यवहार के कारण पता नहीं तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया हो। तुमने अपनी पत्नी को मेरे बारे में न जाने कैसी जानकारी दी होगी, कहीं अपमानित होकर वापस न लौटना पड़े, इसलिए मन की आवाज़ को वहीं दबा दिया। अगले वर्ष ही मुझे पता चला कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। उस समय भी मन ने बहुत उकसाया था। इंसानियत के नाते दुख संवेदना प्रकट करने मुझे जाना चाहिए, लेकिन दिमाग की चेतावनी के कारण फिर खामोशी से विचारों को झटक दिया। साल भर और बीत गया। इस बीच अभी पता लगा कि तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है। अगले 15 दिनों में शादी तय हो गई है। अगले 15 दिनों में शादी हो जाएगी और ससुराल चली जाएगी। उसके बाद तुम नितांत अकेले रह जाओगे और इस अकेलेपन की पीड़ा मुझसे बेहतर कौन जानेगा। वर्षों से अकेलेपन का बोझ उठाए जीवन जी रही हूँ। तुम सोच रहे होगे, जिसे पत्नी बनाकर 2 वर्ष साथ रहकर भी अपनेपन का एहसास नहीं हुआ, सुख दुख से लेना देना नहीं रहा, उसमें अब 20 वर्षों के बाद कैसी आत्मीयता सहानुभूति पैदा हो रही है। मैं मानती हूँ, अपने अहम तथा नादानी के कारण मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद पछतावा भी होने लगा था, पर तब कुछ नहीं हो सकता था। अब तुम भी अकेले रह गए हो तो अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका समझकर तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते, प्रायश्चित के नाते तुम्हारे सामने प्रस्ताव रख रही हूँ। क्या हम दोनों जीवन की सांध्य वेला में दोबारा मिलकर नहीं रह सकते? मैं अपनी गलतियों की माफ़ी तो मांग ही चुकी हूँ। परिपक्वता आने पर जीवन के उतार चढ़ावों के बीच काफ़ी अनुभव हुए हैं, जिन्होंने मुझे सीख दी है। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम्हारी बेटी को शायद इससे एतराज हो सकता है, मगर वह भी तुम्हारे अकेलेपन के बंटने पर राजी हो जाएगी। तुम गहराई से इस विषय पर विचार कर लो, फिर मुझे सूचित करना। तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार रहेगा। सपना। पत्र पढ़कर सुधीर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। सपना के प्रस्ताव पर दिल और दिमाग में द्वंद्व आरंभ हो गया। जहाँ दिल इसे नकारने की ओर प्रेरित कर रहा था, वही दिमाग इसे दूर दृष्टि से ग्रहण कर स्वीकारने की प्रेरणा दे रहा था। उसका मानना था कि सपना अपनी गलती की सजा काफ़ी भुगत चुकी है। अगर अब वह प्रायश्चित करना चाहती है तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। इस समय दोनों अकेले हैं और इस उम्र में साथी की अधिक दरकार होती है। इस प्रस्ताव को मानने से दोनों का जीवन सहज हो जाएगा। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर सुधीर ने निर्णय ले लिया कि सपना के प्रस्ताव को स्वीकारने में कोई बुराई नहीं। अब वह इस पर विचार करने में जुट गए थे कि बेटी को किस तरह समझाएंगे और सपना से कैसे पेश आएंगे।